सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी मंजरनामे पर काफ़ी हलचल मची हुई थी जब से ये तरीन ग्रुप तश्कील पाया, जिसके बाद कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद हुकूमत डगमगा जाएगी, असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, क्योंकि 32 MPs थे और 8 MNAs थे। तकरीबन 40 के करीब अरकान थे जिन्होंने ग्रुप बनाया जहांगीर तरीन के साथ मिलकर और बैत की और कहा कि हम जो जहांगीर तरीन कहेंगे वही करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में एक यू टर्न आया है, रातों रात चीज़ें तब्दील हो गई हैं। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने मौके पर अहकामात दिए हैं और कहा है कि तरजीही बुनियादों पर इन अरकान के मसाइल को हल किया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें सीनियर एनालिस्ट समी इब्राहिम साहब ज्वाइन कर चुके हैं। समी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समी साहब, ये रातों रात हुआ क्या है? कल तक तो कहा जा रहा था कि PM हाउस इस्तेमाल किया जा रहा है, विक्टिमाइज किया जा रहा है जहांगीर तरीन साहब को, ऐसे हम होने नहीं देंगे, एक कादियानी शख्स बैठा हुआ है उसको हटाएं अपने पास से। ये हुआ क्या है? देखिए, बेसिकली ये सारी जो कुछ भी हुआ है इसमें पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में जो मुनाफिकतें हैं और जो झूठ चलता है उसको एक्सपोज किया है। एक दिन आप देखते हैं कि ये ग्रुप आता है और वो कहता है कि इमरान खान पाकिस्तान नहीं है, वो हमारे कोई लीडर नहीं है, जहांगीर तरीन हमारे लीडर हैं। फिर दूसरे दिन उनकी मुलाकात हो जाती है वज़ीर आला साहब से, तो उसके बाद वो कहते हैं कि हम सब तहरीके इंसाफ में हैं और हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये जो मफादात, ज़ाती मफादात की सियासत के को मजमूआ इज्तिमाई तौर पर कोई फ़ायदा नहीं दिया, ये हमें वो नज़र आ रही है। और अब वही ले दे के मामला सेटल करने वाली बात है, मिनटें तरने वाली बात है, लेकिन इसका जो एक बड़ा नुकसान जो होगा वो ये कि जो एक लोगों के दिलों में जो एक उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान में एक ऐसी तब्दीली आने वाली है जिसमें जो कायद है या जो लीडर हैं वो सियासी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बातें जो है ना, मुझे लग रहा है कि अगर ये इसी तरह चलती रही तो ये एक वो फिर वो महज एक गुफ्तगू रह जाएगी और ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का। अच्छा समी साहब, इसमें जो बात मैं समझना चाह रही हूँ वो मुझे ये बताएगा कि देखें, जहांगीर तरीन साहब ने पहले से कोई ख़ास बात नहीं की हलकों के मसाइल पर, फंड्स पर, या फिर जो भी इनके मसाइल थे, ये कह रहे हैं कि जनाब पुलिस में, महकमा माल में अफसरान का तबादला किया जाए, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड जो भी मसाइल थे उस पर जहांगीर तरीन साहब ने तो कोई बात ही नहीं की है। ये तो जब केसेस खुले फिर एक बात हुई कि विक्टिमाइज किया जा रहा है, जो चीज़ें जैसे हैं वैसे नहीं है। ये ग्रुप का बन जाना, और जब ये ग्रुप बना ये जहांगीर तरीन साहब से क्यों मिल गया? यहाँ तो वो पहले से ही बात कर रहे होते, क्योंकि अब तो सिर्फ हलकों के मसाइल पे बात हो रही है, तरक्याती फंड्स पर हो रही है। देखिए, ये जो सारे का सारा ग्रुप बना जाहिर ये इसलिए है कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो वापस लिए जाएं और बैरिस्टर अली जफर साहब को बना दिया गया। वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात के बाद एक उनके जिम्मे लगाया गया कि वो देखें और बताएं वज़ीर आज़म को। मुझे नहीं पता कि वो कौन से कानून के तहत वज़ीर आज़म, एक जो इंक्वायरी चल रही है, FIA इंक्वायरी कर रही है, पाकिस्तान का एक तहकीकाती इदारा उसकी इंक्वायरी कर रहा है, तो वज़ीर आज़म साहब एक बंदे को अपॉइंट कर देते हैं और एक कि जनाब ये देख के मुझे बताएगा कि मामला सही है या नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो गुफ्तगू होती है पहले इमरान खान साहब के खिलाफ होती है, लेकिन फिर इसके साथ वो उसका रुख मोड़ दिया जाता है उजदार साहब के खिलाफ और ये कह दिया जाता है कि पंजाब हुकूमत हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। लेकिन अब जब बात खुलती है तो उसमें वही बात है कि उसको अफसर को लगा दो, उसको उतने को तरक्याती फंड दे दो, हमें इतनी नौकरियां दे दो। वही जो माजी में जो जाती मफादात की सियासत थी वो हमें नजर आ रही है और PTI की गवर्नमेंट अपने आप को बचाने काम करने के लिए तैयार है, जिसकी असूली तौर पर वो मुखालिफ है। तो ये इमरान खान साहब के जो काम का जो तशख़्ख़ुस है, उनका जो इमेज है, ये उस पर बड़े बुरे असर डालेगा। हो सकता है इमरान खान साहब 2-4 हफ्ते या 1 महीना 2 महीने अपनी हुकूमत को प्रोलॉन्ग कर लें, लेकिन उनका जो है, उनका जो तशख़्ख़ुस है, उनके अंदर जो एक बात थी, लोग कहते थे कि इमरान दूसरे सियासतदानों की तरह नहीं है, ब्लैकमेल नहीं होता, वो सारे का सारा जो इमेज है वो पाश हो जाएगा। सहरिश जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप समी इब्राहिम साहब, आप अपना कीमती
अहमद जवाद साहब ने पीटीआई से ज्वाइन किया है। अहमद साहब, आपने भी समी इब्राहिम साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने उस इमेज की बात की है जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान का था कि वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, और पार्टी के अंदर से जब इस तरह की आवाज़ें आने लगी कि विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, तरजीही बुनियादों पर हमारे हल्के के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं, मैं इसी पर आपसे चाहूँगी कि आप इस पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे, क्या जवाब देंगे। नादिर गबोल ने भी पीपल्स पार्टी से मैं ज्वाइन किया। नादिर, मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन अहमद जवाद साहब आप पहले इस बात का जवाब दीजिए, क्या ये उस इमेज को ठेस पहुँच रही है? देखें, बात ये है कि जिस तरह का एक पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान के अंदर है कि जहाँ पे आप पार्लियामेंट के अंदर अपनी मेजॉरिटी के लिए अगर आपके पास वो सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती तो आपको अलायंसेस की मदद लेनी पड़ती है, और ये पीटीआई को पहले दिन से करना पड़ा। और उसके बाद हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसे इख्तलाफात हर गवर्नमेंट में ग्रुप्स बन जाते हैं, कोई फॉरवर्ड ग्रुप बन जाता है, लेकिन जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब के क्वेश्चन का ताल्लुक है, इन्होंने एक जो भी इनकी ग्रीवेंसेस थी उसमें उन्होंने चेयरमैन से मुलाकात की, वहाँ पे पेश की। इमरान खान ने एक चीज़ पे तो बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, और अभी भी अगर आप देखें तो इसमें हदायत यही हैं कि जो इनके जायज़ मुतालबात हैं उनको मंजूर किया जाए। अब एक एक सियासी लीडर के जायज़ मुतालबात क्या हो सकते हैं? एक सियासी लीडर के ज़्यादातर जो जायज़ मुतालबात होते हैं कि जिस हल्के से वो मुंतखब होके आया होता है उसको वहाँ की डेवलपमेंट के हवाले से प्रेशर होता है अपनी आवाम की तरफ से, अपने हल्के के लोगों की तरफ से, तो और उसके हवाले से जिक्र भी आया बीच में कि तरक्याती फंड्स जो हैं वो इनके ग्रुप के जो MPs हैं उनको भी दिए जाएंगे। तो ये लेकिन अहमद जवाद साहब के तासुर क्यों मिल रहा है कि अपनी मर्जी के अफसरान को लगवाने के लिए और फंड्स के लिए ये सारा जो बजट का मौका है इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है? क्योंकि आपके अपने अरकान है ना, ये मामलात तो बगैर ग्रुप बनाए भी हल हो सकते थे। वैसे ही जाते वज़ीर आला पंजाब से बात करते, मुलाकात करते, वहाँ पर इन इशूज़ को उठाया जाता। देखें सहरिश, मेरा ख्याल है, मैं इस टॉपिक पे पहले भी टॉक शोज़ में हमेशा एक चीज़ जो मैंने कही थी, पहली बात तो ये है कि मैंने ये कहा था कि जहांगीर तरीन के इख्तलाफात हो सकती हैं, रिजर्वेशन हो सकती हैं, लेकिन वो PTI को छोड़ेंगे नहीं। और इख्तलाफात हों तो उनको हल करने का तरीका होता है और हमेशा वो टॉप लीडरशिप के ज़रिए ही हल होते हैं, और वो जाहिर है कि वो मुलाकातें जो हुई हैं। लेकिन ये जो बात सहरिश आपने कही है कि अपनी मर्जी के अफसरान की तकरारी, तो देखें इसमें तो कोई अभी तक तो मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनी कि कोई ऐसा मुतालबा जो अभी जो मुलाकात हुई है तरीन ग्रुप के अरकान की वज़ीर आला पंजाब से, उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने एक मुतालबा ये भी रखा है कि महकमा माल और जो पुलिस है उसमें अफसरान का तबादला किया जाए। देखें, ये मेरी नॉलेज में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हो सकता है कोई मीडिया पे ये स्पेकुलेशन हो, लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा कोई मुतालबा नहीं है। हाँ, तरक्याती फंड्स के हवाले से ज़रूर मुतालबा किया गया है। इसके अलावा एक सियासी लीडर का कोई भी अगर हुकूमत हो तो उसके अंदर वो अपना किरदार चाहता है, और उस किरदार के हवाले से कोई पोजीशन भी हो सकती है, कोई मिनिस्ट्री भी हो सकती है, जो कि नाजायज़ मुतालबा नहीं है, क्योंकि हर MNA हर MPA जब असम्बली में जाता है तो उसकी अगली जो उसका गोल होता है कि वो कोई मिनिस्टर बने, कोई पार्लिमानी लीडर बने, कोई उसको कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो अपना किरदार अदा कर सके, या अपने हल्के के लोगों के सामने जब जाए तो ठीक है। चलिए, मैं आपकी तरफ अहमद साहब दोबारा आऊंगी। हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, एक सियासी कल्चर है कि वो सीना चौड़ा करके कि जी मैं जो है ना फलानी टास्क फोर्स का इस सारी एपिसोड से जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप का तश्कील पाना, उसके बाद मुलाकातें और ये सारा मामला जो हुआ है, उसमें आप लोग ये कहते रहे हैं कि जी अपोजिशन के जो बयानी है उसको तक़वियत मिल रही है कि विक्टिमाइज़ करते हैं और बिला वजह ये इस्तेमाल हो रहा है, PM हाउस केसेस बनाए जा रहे हैं और इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो वज़ीर आज़म ने तो खुद कहा है कि वो इंसाफ करेंगे, ज़्यादती किसी के साथ नहीं करेंगे, और अगर बात है क्रॉस द बोर्ड एहतसाब की, अकाउंटेबिलिटी की, तो चाहे मेरा करीबी बंदा क्यों ना हो उसका भी होगा। आप लोग तो खुद जहांगीर तरीन को ATM कहते रहे हैं, तैयारा, फिर लोगों को लाना ले जाना और हुकूमत बनाने में उनका एक अहम किरदार है, तो अपने दस्ते रास्त के साथ ताल्लुकात इमरान खान क्यों खराब करेंगे? एक ये बात भी तो है ना।
देखें, इसकी जो वजूहत है वो अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब नहीं है। इसकी वजूहत सियासी है प्योरली, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप कोई अभी नहीं बना। जहांगीर तरीन ग्रुप शुरू से था, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब इतने मुतहरिक थे शुरू से पीटीआई के अंदर। ज़्यादातर मैं आपको लोग जो बताऊं, जो आप देखती हैं आज पीटीआई के अंदर एमएनएस एमपीएस, वो लोग हैं जिनको जहांगीर तरीन साहब दूसरी पार्टियों से पीटीआई में लाए थे। इमरान खान साहब फेस ज़रूर है पार्टी का, मगर पार्टी की जो असल पावर थी, जो असल स्ट्रेंथ था, वो जहांगीर तरीन साहब थे, क्योंकि वो जोड़ तोड़ कर और बिल्कुल सही बात है, वो एटीएम थे पार्टी के। तो वो काफ़ी वादे दावे करके अलग अलग पार्टियों से लोगों को लेकर आए थे पीटीआई में। और अब जब पीटीआई परफॉर्म नहीं कर रही, तो वही एमएनएज और एमपीएस जो आज बन के बैठे हुए पीटीआई के अंदर, वो कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, हम तो आपके गारंटी पे आए थे, हमारे कोई काम नहीं हो रहे हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हमारे जो वोटर्स हैं, वो हमसे सख्त नाराज़ हो रहे हैं, बल्कि इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन में वोट नहीं जूते ही पड़ेंगे। तो इसलिए अब जहांगीर तरीन साहब फोर फ्रंट पे आके खेल रहे हैं। बल्कि यही वजह थी जिस वजह से जहांगीर तरीन साहब के साथ इख्तलाफात हुए थे, और एक बहाना बनाया गया था जो शुगर प्राइसेस का कमीशन और शुगर प्राइस स्कैंडल, ये एक बहाना था सिर्फ। इमरान खान साहब बहुत पहले से जहांगीर तरीन साहब से जान छुड़ाना चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद मेंबर्स की एमएनएस। नादिर, आप मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त पैनलिस्ट हैं पीजे मीर साहब, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। पीजे मीर साहब, आप नादिर गबोल की बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं? वो तो ये बोल रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप डे फर्स्ट से था और असल कैप्टन है ही जहांगीर तरीन। अभी इमरान खान साहब उनसे जान छुड़वाना चाह रहे थे, और ये तो सारा ड्रामा किया गया, ये शुगर कमीशन और ये रिपोर्ट वगैरह और इस तरह की चीज़ों का, ये तो उनको फ्रंट फुट पर आकर खेलना ही था। देखें, जहांगीर तरीन और इमरान ये बहुत पुराने दोस्त हैं, और अभी मेरी जहांगीर से मुलाकात भी हुई थी कोई 2 हफ्ते पहले। वो अभी भी लॉयल हैं पार्टी के और पार्टी के मेंबर हैं, और कह रहे थे कि मैं बिल्कुल चुप रहा हूँ क्योंकि 1 साल मैंने कोई बात नहीं की, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि हो क्या रहा है। अब द क्वेश्चन अराइजेज कि पार्टी के अंदर अगर ये लोग लेके आते हैं तो पार्टी को आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, कोई भी हो, वेदर इट इज़ इमरान हिमसेल्फ। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और जहांगीर तरीन इनका राइट हैंड आदमी है, और लेकिन अगर इन पे कोई केस आ गया है, जिस तरह अभी जुल्फी बुखारी ने रिज़ाइन कर दिया है और दीगर और लोग हैं जो कि रिज़ाइन करते हैं, ये बड़ी अच्छी एक मैं समझता हूँ एक ट्रेंड है इन दी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। किसी पे चार्ज आता है तो जब तक वो एक्सपायर नहीं होता वो पार्टी के अंदर रहता है, ये गलत ट्रेंड है। अगर हमने डेमोक्रेसीज़ और अच्छी चीज़ आगे लेके चलनी है तो हमें हर चीज़ को पॉजिटिव सोच के चलना है, रिगार्डलेस वेदर इट इज़ पीटीआई, पीपीपी और पीएमएलएन। अब यहाँ जो सिचुएशन इस वक्त जो क्रिएट कर दी गई है कि जी आपको पोजीशन नहीं मिली, तो देखें जहांगीर तरीन ने अगर लोग लेके आए हैं वो जो कि बिल्कुल लाए हैं, वो पार्टी के अंदर इंट्रोड्यूस किया है पार्टी के अंदर, बट ये तो इंट्रोड्यूस नहीं किया, गारंटी नहीं की कि अगर आप आ गए हैं तो हम आपको मिनिस्टर्स भी बना देंगे, आपको चेयरमैन भी लगा देंगे, आपको एमडीज भी कर देंगे। इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चलती, कोई भी हो। आपने देखा यही चीज़ जो आज हम पीटीआई में देख रहे हैं, ये हमने पीपीपी में देखा है, ये हमने पीएमएलएन में देखा है, और ये इसीलिए जो आपकी लीडरशिप है वो मार खा जाती है सियासी दौर के अंदर। तो ये इसको हमने अवॉइड करना है। पार्टी जो मर्जी हो, ABC, ये सबसे बड़ी होती है। मैं इस सारी सूरत हाल पर बात कर रही हूँ जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, उस पर अहमद जवाद साहब हमारे साथ हैं पीटीआई से, नादिर गबोल पीपल्स पार्टी से, और पीजे मीर साहब भी हमारे साथ ही हैं। मैं अब आपकी तरफ आऊँगी अहमद जवाद साहब, कि अब इस सारी सिचुएशन में जब ये तहफ़्फ़ुज़ात जो कि कहा गया है कि मौके पर बहाल करने के अहकामात सीएम साहब ने दे दिए हैं, इससे पहले जब ये लोग बातचीत कर रहे थे, जितने भी अरकान हैं जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं, ये तो सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे सीएम पंजाब पर कि पंजाब का हाल क्या कर दिया है, एक ऐसे बंदे को ला के बिठा दिया है, हम वज़ीर आज़म को बताएं भी ना कि आप ये क्या कर रहे हैं, कब तक इस तरह चलेगा। देखें सैरिश, तहफ़्फ़ुज़ात थे तो तभी उन्होंने ग्रुप बनाया था ना, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस चीज को तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अल्टीमेटली वो गए तो उन्हीं के पास ना फिर अपने मसाइल के हल के लिए, जिनसे उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी देखें, जिससे तहफ़्फ़ुज़ात और जिससे इख्तिलाफ़ात होते हैं उसी से बातचीत की जाती है ना। जब तक कि आप ये डिसाइड ना कर लें कि अब हमने अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं, तो फिर आप किसी और से बात करने जाते हैं, फिर आप किसी थर्ड पार्टी से बात करने जाते हैं। तो ये तो एक इस लिहाज से पॉजिटिव है पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि अगर पीटीआई की पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफात हैं तो अभी तक थर्ड पार्टी नहीं इसमें कोई इन्वॉल्व। इसमें वो ग्रुप जो है वो अपनी पार्टी ही की लीडरशिप
अब जाहिर है कि उस लीडरशिप में पंजाब की भागदौड़ जो है बुज़दार साहब के पास है, तो उन्हीं से बात करनी पड़ेगी ना। उसका आगाज़ ये तो नहीं हो सकता कि बुज़दार साहब को हटाएं तो फिर हम बात करेंगे, नहीं ऐसा कोई मुतालबा किया गया है। ठीक है, बुज़दार साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर पेश किए गए हैं और वो जो उनकी मीटिंग हुई है उसमें भी वो तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर दिए गए होंगे। नहीं, जब इससे पहले इनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई तो उसके बाद तो फिर जवाब ही नहीं था ना, इसका मतलब वहाँ से वो मुतमईन नहीं हुए। तो जब वहाँ से ही वो मुतमईन नहीं हुए, उसके बाद बुज़दार साहब अब उनके मसाइल हल करेंगे और उसके बाद अब फिलहाल तो वो कह रहे हैं कि हम काफ़ी पुरुमीद हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया अहमद जवाद साहब। नादिर, मेरा आपसे ये सवाल है कि शहबाज शरीफ ने अब इशाइये पे बुलाया है जरदारी साहब को भी, बिलावल को भी, तो आप लोग शिरकत करेंगे? आप लोग क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? देखिए, मुशावरत चल रही है इस वक्त और हम कभी भी कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेते। जो अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ महीनों से जो तलख कलामी हुई है और जो इल्ज़ाम तराशी और बदमज़गी हुई है, उसके बाद इमीडिएटली तो ऑब्वियसली हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, पर मुशावरत चल रही है। अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे मज़ीद चलना चाहेंगे तो शहबाज शरीफ साहब की दावत बिल्कुल आई है, और अगर हम समझें कि अगर फ्यूचर में चल सकते हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे साथ और अपोजिशन इकट्ठी हो सकती है तो बिल्कुल जाएंगे। क्योंकि देखिए, गोल हमारा कुछ और नहीं है, गोल हमारा सिर्फ एक ही है कि हमने इमरान खान से जान छुड़ानी है, जमहूरियत को दोबारा से मजबूत करना है, जमहूरी पार्टीज़ को दोबारा हमने असेंबली में पावर में लाना है, आवाम के जो मसले मसाले वो हल करने हैं। जहांगीर तरीन साहब भी अभी क्यों इतने ज़्यादा फ़ायदा उठा सक रहे हैं सिचुएशन का? क्योंकि उनके MNAs MPs सारे फ्रस्ट्रेटेड है, वो काम नहीं कर सक रहे, ब्लैकमेल वो नहीं कर रहे हैं, वो सही बात कह रहे हैं कि भाई हम लोग को जाके फेस करना होता है अपने वोटर्स को, अपने वर्कर्स को। हम कुछ अगर परफॉर्म कर ही नहीं सक रहे तो फिर फ़ायदा क्या है? आप तो अगर यही कहेंगे कि आप लोगों के स्टेटमेंट को तक़वियत मिल रही है, जो कुछ ग्रुप कह रहा है, जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है। पीजे मीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये शहबाज शरीफ साहब जो कि काफ़ी देर तो खामोश रहे, फिर पॉलिसी उनकी मुफाहमत की ही नज़र आती रही है, लेकिन अब जिस तरह वो मुतहर्रिक हुए हैं और पीडीएम की तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की वो कोशिश भी कर रहे हैं, तो क्या उस खामोशी का, उस मुफाहमत की पॉलिसी का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अब वो चाह रहे हैं कि कुछ पॉलिसी को तब्दील किया जाए? उनकी सियासत का तर्ज आप क्या देख रहे हैं? मतलब आगे आने वाले दिनों में क्या वो करने जा रहे हैं, क्या होने वाला है? देखिए, ये फ्यूटाइल एक एफर्ट है। शहबाज शरीफ को पता है, नवाज शरीफ को पता है वो पीपीपी के साथ नहीं चल सकते, पीपीपी को पता है कि वो नवाज शरीफ के साथ नहीं चल सकते। और वाइस वर्सा। क्या है? द क्वेश्चन इज, ये गवर्नमेंट के अंदर ये गवर्नमेंट में नहीं चल सके, इनके पास एक ऐसा सुनहरी मौका था कोलिशन गवर्नमेंट का, वहाँ नहीं चल सके, तो यू रियली थिंक कि अपोजिशन में चलेंगे? अपोजिशन में आपने देख लिया क्या हाल हुआ है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये जो कन्फ्रंटेशनिस्ट एक एटीट्यूड आ गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, रिमेंबर जब आप कन्फ्रंटेशन करेंगे, ये बड़ी सच्ची बात है कि आप आगे नहीं चल सकेंगे। एस्टैब्लिशमेंट के साथ आप कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो आपको अलाउ ही नहीं करती। यहाँ आप हिंदुस्तान और दीगर अफ़गानिस्तान के साथ और तालिबान के साथ और इंसर्जेंट्स के साथ आप एक मूवमेंट चल रही है उनके ख़िलाफ़, दूसरा आप इंटरनल बिकरिंग पे लगे हुए हैं। इस तरह मुल्क नहीं चलते हैं, आपको यूनिफाई होना है, और यूनिफाई ये होंगे नहीं। पीपल्स पार्टी का एक अपना नज़रिया है, PMLN का इनका एक अपना नज़रिया है। अब बात आती है कि आप खड़े कहाँ होंगे, जो आपका सवाल है। खड़े वहाँ होंगे कि इनके अंदर कोई, मैं समझता हूँ कि ऐसा रहनुमा बैठे कि जो कोई कॉमन सेंस डिराइव कर सके। रहमान मलिक एक आदमी था जिसने MQM को डिफ्यूज़ किया और साथ PPP के साथ चलाने की उसने, मैं समझता हूँ, एक मुहिम उठाई। बड़ा ज़बरदस्त उसने काम किया है, वो अनसंग हीरो है पॉलिटिकल आप कह लो कि डिफ्यूजन के अंदर। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी इज़ अ गुड पर्सन हु कैन प्ले अ रोल। मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो जहांगीर तरीन है, ही कैन प्ले अ गुड रोल। हम क्या करते हैं सहरिश कि हर एक को हीरो बना देते हैं, उसके बाद ज़ीरो बना देते हैं। ये हर जगह है, हर खित्ते के अंदर है, और यही वजह है कि हम आगे बढ़ते नहीं हैं। भाई जो अच्छी चीज़ है आप उसको अडेप्ट करो, जो आप कह लो कि कन्फ्लिक्टिंग है आप उसको साइड पे रखो। हम वो नहीं करते हैं, हर एक को एक तराजू में तोल लेते हैं और फिर कहते हैं रिजल्ट दो। सही कह रहे हैं आप। अभी तो खैर उस मामले में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, जो शेख साहब ने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया कि 6-7 अरकान ऐसे हैं जिनकी एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात भी हुई है, जिसपे वज़ीर आज़म पार्टी क़यादत जो सीनियर है उसको अच्छा नहीं लगा, कुछ नाराज़गी का इजहार किया है। तो ये कौन सी डील वील, ये क्या चल क्या रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। मैं अहमद का शुक्रिया अदा करूँगी, नादिल गबूर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम सियासत पर बात कर रहे हैं, सियासी मंजरनामे पर जो हलचल मची हुई थी जो कि अब कुछ ठंडी हो गई है उस पर बात हो रही है। तो मैं इससे पहले कि बलूचिस्तान के मामले पर बात करूं, क्योंकि आज जो सूबाई वज़ीर हैं बल्दियात के साले बोतानी, उनकी जानिब से भी इस्तीफ़ा दिया गया है और उनकी जानिब से वही पॉइंट आउट किए गए हैं तहफ़्फ़ुज़ात जिनका इजहार कुछ ये जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान भी कर रहे हैं कि फ़ंड्स नहीं मिल रहे, तरक्याती काम नहीं हो रहे, बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे, हल्के के अवाम हमसे पूछेंगे। इन्हीं बेसिस पर जो साले बोतानी हैं उनकी जानिब से भी इस्तीफ़ा दिया गया और हमें शाहिद रिन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। शाहिद साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे ही है पीजे मीर साहब, ये जो इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात हुई है, क्योंकि आपको पता है शेख साहब नाम नहीं बताते, इशारा कर देते हैं कि 6-7 अरकान है जो कि मिले हैं जाके, आपके पास वो खबर है अंदर की कौन थे और क्या हुआ? ये देखिए, ये एक प्रेशर मेरी नज़र में दिलवाया जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई अगर तुम नहीं सुनोगे तो हम ये कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखना है कि हमारी जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, नंबर 1 PPP, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये विदाउट बिलावल एंड आसिफ जरदारी इज़ अ नोबडी। इन कंपैरिजन PMLN विदाउट नवाज शरीफ इज़ नोबडी। PTI विदाउट इमरान खान इज़ नोबडी। तो अगर कोई सोचता है कि भाई मैं ये करके वोट ले लूँगा, ट्रस्ट मी, इनको 0-0 कोई सपोर्ट होगी। बिल्कुल, क्योंकि ये सब मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। अभी हम नाज़रीन आएंगे बलूचिस्तान के मामले पर। अभी हालिया वज़ीर आज़म ने कोयटा का दौरा किया जहां पर यार मोहम्मद रिन से भी उनकी मुलाकात हुई, इसके साथ साथ जाम कमाल से भी वो मिले, लेकिन उसके बावजूद जो सूबाई हुकूमत है उसमें इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। अब शाहिद साहब ये आप बताएंगे, हमने तो यही सुना है कि भी इस्तीफ़ा दे दिया है साले बोतानी साहब ने, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि इस्तीफ़ा लिया गया है उनसे, कलमदान वापस दिया गया और उनकी जगह पर किसी और को फ़िलहाल रखा भी नहीं गया और यही कहा गया कि वज़ीर आला अपने पास की वजारत रखेंगे और उनको कुछ नया काम दिया भी नहीं गया। तो ये हो क्या रहा है? शाहिद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, शाहिद साहब से भी हम बात करेंगे। पीजे मीर साहब, ये बलूचिस्तान वो सूबा है जो कि ऑलरेडी डिप्राइव्ड इलाका है, एहसास महरूमी का शिकार है। जब इलेक्शन हुआ था तो यही कहा गया था कि भाई इसको हमने मेन स्ट्रीम में लाना है, इसके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमारी हुकूमत है जिन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर सड़कें बनाई हैं, तामीराती काम किया है, लेकिन यहाँ पर ये जो वज़रा हैं ये तो फिर यही बात कर रहे हैं कि फ़ंड्स नहीं हैं, बुनियादी मसाइल हल नहीं करने दिए जा रहे, ये आपस में इख्तलाफात हैं। ये हो क्या रहा है बलूचिस्तान में? इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर कोई कहता है सबसे ज़्यादा यहाँ काम किया है, जनरल मुशर्रफ ने सबसे ज़्यादा यहाँ काम किया है, और उसके बाद अगर आप कहें कि फिर इसको परसुएंस जो हुई है उसमें PMLN ने भी किया है और आज PTI भी कर रही है, ये अगर आना पावर के अंदर और फिर कहना कि मैंने सबसे ज़्यादा किया है, आई डोंट थिंक दैट वर्क्स। आपने क्रेडिट देना है हर एक को उसको कि जिसने काम किया हुआ है। बलूचिस्तान हमेशा एक, मैं समझता हूँ, एक महरूम इलाका, और यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये जो सरदार और वडेरा सिस्टम है, यही वजह है कि आपकी भुगती के साथ एक कन्फ्रंटेशन हो गई थी। उस वक्त गवर्नमेंट पैसे दे रही थी, किसको दे रही थी? नवाब अकबर भुगती को। उन्होंने कहा मुझे कैश पैसे दो, उन्होंने कहा जी हम आपको चेक, 2 चेक्स भी पकड़े गए थे बाय द वे, उसके विटनेस हैं मुशाहिद हुसैन और सेनेटर तारिक अजीम। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब आपको पैसा मिलता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फंड्स, वो आप सरदारों को दे देते हैं, सरदार आगे लगाते नहीं हैं तो लोग शोर करेंगे। जो आपका छोटा MP है, छोटा MN वो तो शोर करेगा। तो इसके अंदर जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि पैसा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को दो और वो आगे इम्प्लीमेंट करे। अभी मेरे ख्याल 2 हफ्ते होंगे मेरी यूसुफ जई साहब से बात हुई, गवर्नर बलूचिस्तान, वो कहते हैं पीछे हमारे पास पैसा कोई नहीं है, वी कांट डू एनीथिंग, ना यू टेल मी द गवर्नर बलूचिस्तान सेइंग हमारे पास पैसा नहीं है, वी हैव अ सीरियस प्रॉब्लम हियर। सो समबडी इज गॉट टू बी हेल्ड रिस्पांसिबल कि भाई पैसे क्यों नहीं है, ये क्या वजह है कि ये पंजाब के पास है, सिंध के पास है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान को हमने क्यों महरूम रखा हुआ है? सो आई थिंक यहाँ ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वी नीड रिपोर्ट्स कि अगर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, कितना दे रही है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, फिर हम उसके आगे देखेंगे कि भाई हाँ क्या इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है या सही इस्तेमाल। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें शायद साहब अब आप बताएंगे कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं क्या। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा इन्होंने खुद नहीं दिया, इनसे कलमदान वापस दिया गया है और वो जाम कमाल साहब ने अपने पास रखा है और इनको कोई नया कलमदान नहीं दिया गया। दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि शदीद इख्तलाफात थे इनके
वज़ीर आला इनके वजारत में मुदाखलत कर रहे थे, अपने मनपसंद अफसरान का तबादला कर रहे थे और इनको एतमाद में लिए बगैर कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपना ओहदा छोड़ भी दिया है आराम से कि भाई मैं नहीं करता फिर काम। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये इख्तलाफात हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें ज़रा समझने की ज़रूरत है। इस वक्त जो सिचुएशन मरकज़ में पीटीआई फेस कर रही है, सेम ऐसी ही सिचुएशन बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान में फेस कर रही है, जहां उसे इस वक्त मौजूदा वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सरदार साले भूतानी का ताल्लुक बीएपी से ही है, उनका ताल्लुक किसी इत्तेहादी जमात से नहीं है। सरदार साले भूतानी का जिस दिन कलमदान वापस लिया गया, उस दिन 3 वज़रा ऐसे थे जो सीएम हाउस से इस बात की तस्दीक चाह रहे थे कि किसका कलमदान वापस लिया गया है। इसका मतलब हमारे ये ज़राए बताते हैं कि 3 वज़रा ऐसे थे जिन्हें ये खदशा था कि उन्हें काबीना से निकाला जा सकता है। आखिर में जब सरदार साले भूतानी का नाम कंफर्म हुआ कि उनसे कलमदान वापस लिया गया है, तो मेरे ज़राए का ये कहना है कि जैसे ही उनसे कलमदान वापस लिया गया, वो ईद पर अपने हलके में गए, अपने भाइयों से मशवरा किया, वो उसी वक्त इस्तीफा देने का फैसला कर चुके थे। कल जैसे कि जाम कमाल खुद मीडिया पर ये बता चुके हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनते वक्त भी उनके मुखालिफिन 2 थे और अब भी 2 हैं, लेकिन आज हैरानकुन तौर पर वो 2 भी एक सरदार साले भूतानी अकेले रह गए। जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, उसमें सूरत-ए-हाल यह है कि सरदार साले भूतानी से जब कलमदान वापस किया गया, तो माजी में जो इलेक्टेबल्स की, जो सरदारों की, खासकर जो सरदार जो इलेक्टेबल्स हैं, जो अपनी सीटें खुद जीत कर आते हैं, किसी एक इलेक्टेबल सरदार या नवाब को कोई मुश्किल पेश आती थी तो बाकी जो सरदार और नवाब थे वो उन्हें बैकअप करते थे, सपोर्ट करते थे और उनके साथ खड़े होते थे। इस बार मौजूदा हुकूमत में 2 ऐसे सरदार हैं जिनको काबीना से निकाला गया या काबीना से उनसे कलमदान वापस लिए गए। इससे कब सरदार सरफराज चाकर डोमकी से वापस लिया था वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कलमदान, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ अरसे बाद वो बहैसियत मुशीर काबीना में वापस आ गए थे। सरदार साले भूतानी को भी जब कलमदान इस बार वापस लिया गया, इस्तीफा देने तक जिन 2 लोगों ने उनसे मुलाकात की थी, उनमें एक काबिल जिक्र स्पीकर कुद्दूस बेजंजो, जो कि माने जाते हैं कि वो जाम कमाल के मुखालिफ हैं, और दूसरे सूबाई वजीर खजाना ज़हूर बुलेदी। सूबाई वजीर खजाना इस हद तक अंदाजा लगा चुके थे कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है कि उन्होंने एमपीए हॉस्टल में अपने लिए फ्लैट अलॉट करा लिया था और उन्हें खदशा था कि उन्हें निकाला जाएगा। लेकिन उन्होंने इस दौरान जो सिचुएशन थी, इस आपके ख्याल में ये जाती इख्तिलाफात हैं जो कि बलूचिस्तान में गुड गवर्नेंस की राह में रुकावट बन रहे हैं? जी, सवाल जरा दोबारा दोहराइए। ये जाती इख्तिलाफात हैं जो कि गवर्नेंस में यहाँ पे परफॉर्म ना कर पाने की वजह बन रहे हैं? देखें, अगर हम देखते हैं तो सरदार साले भूतानी और कमाल के जो इख्तलाफात हैं वो इलेक्शन के वक्त से नहीं बल्कि उससे कबल के हैं, और इलेक्शन के वक्त भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी जब जाम कमाल पार्टी के सूबाई सदर थे जिला लसबेला से, वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे और सरदार साले भूतानी दुरेजी की निशस्त से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे। सरदार साले भूतानी के छोटे भाई मोहम्मद असलम भूतानी आज़ाद हैसियत में लसबेला ग्वादर की निशस्त पर जाम कमाल को शिकस्त दे चुके हैं। आज वज़ीर आला सरदार साले भूतानी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मुमकिना तौर पर जाम कमाल को उनसे वो जो है ना नाराज़गी है। लेकिन मैं आपको एक बात वाज़े तौर पर बताना चाहूँगा कि ये जो इस्तीफ़ा है या ये जो सूरत हाल है, मौजूदा बजट तक बहुत से लोगों का ये ख्याल है तमाम चीज़ें ओके हैं, तमाम चीजें ठीक चलती रहेंगी, लेकिन बहुत से ऐसे वज़रा हैं जो सामने आकर सरदार साले भूतानी, ठीक है, मैं समझ गया, आपका पॉइंट आ गया कि बजट भी है और ये सब जान को अपने हलकों में जवाब भी देना है, और अगर ये परेशान है तो ये ज़रूर अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करेंगे। बाकी जो वज़ीर आला हैं उनकी स्वाबदीद है, वो जिसको चाहे कलमदान दें और जिससे चाहे वापस लें। परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद, आप हमारे साथ थे। पीजे मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ फ़लस्तीन के मामले पर बात करते हैं। जंग बंदी का ऐलान हो गया, लेकिन उसके बावजूद जब फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा में जश्न मना रहे थे जंग बंदी होने पर और अपनी जीत पर, हमास ने फतह का ऐलान किया था, उसके बाद आज फिर से
इस जश्न के दौरान जब बहुत से लोग मस्जिद अक्सा में जमा थे, इसराइल की जानिब से आंसू गैस के शेल फेंके गए, रबर की गोलियां बरसाई गईं और इसके साथ साथ मकामी वहाँ पर जो सहाफ़ी थे उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसी सारी सूरत हाल के लिए इस वक्त हामिद खान अल-मशरकी साहब जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी जंग बंदी का ऐलान हुआ, उसके बाद सबको खुशी हुई कि सीज़ फायर हो गया और अब वहाँ पर हालात बेहतर होंगे। ऐसे में फिर से इस तरह हमला कर देना, ये तो खिलाफ वर्जी भी की जा रही है अपने ऐलान से, ये मुनरिफ भी हो रहे हैं। ये हो क्या रहा है? इस मसले का तो मुस्तकिल हल बहुत ज़रूरी हो गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि जिस तरह 10-11 दिन की बेहमाना और इंतहाई बदतरीन बमबारी के बाद इसराइल ने जिस अंदाज में सीज़ फायर का ऐलान किया, उसके बाद हमास की जानिब से और फ़लस्तीनियों की जानिब से फ़तह का जश्न बनाना तो बनता था। और उसकी वजह यह है कि ये पूरी दुनिया के बैनुल-अक़वामी दबाव की वजह से, और दूसरी बात यह कि हमास और फ़लस्तीनियों की इतनी कुर्बानी और इतनी बहादुरी की वजह से इसराइल मजबूर हुआ कि वो सीज़ फायर करे। और आपको मैं बताता चलूं कि ये जो सीज़ फायर है, इसके अंदर सबसे अहम बात यही थी कि फ़लस्तीनियों ने अहद कर लिया था कि मस्जिद अल अक्सा के ऊपर किसी सूरत भी यहूदियों का कब्जा नहीं होने देंगे, और जो ईस्ट यरूशलेम का इलाका शेख जराह है वो उससे किसी सूरत बेदखल नहीं होंगे। और इसराइल ने इनके ये दोनों बातें भी मान ली, इसीलिए फ़लस्तीनी इसको फतह से ताबीर कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि अभी तो कल के बारूद की बू भी नहीं खत्म हुई और इसराइल ने दोबारा से वही पुरतशद्दुद कार्रवाइयां शुरू की हैं और शेलिंग की है। इससे एक बात साबित होती है कि दुनिया को अब इस मसले का हल निकालना होगा, और ऐसा हल जो पुरअमन हो और मुस्तकिल अमन के लिए हो। और उसका वाहिद रास्ता ये है कि इसराइल का हाथ रोका जाए, अमेरिका इसराइल की पुष्ट पनाही छोड़ दे, वेस्टर्न वर्ल्ड अपना दोहरा मेयार ख़त्म करे और इसराइल को मजबूर करे कि वो दो रियासती फार्मूला, दो रियासती हल की तरफ जाए, जिसमें फ़लस्तीन का जो दारुल खुलाफा है वो यरूशलेम हो, मस्जिद अल अक्सा उसमें शामिल हो। वरना ये जो मसला है ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। और सबसे अहम बात ये है कि जो फ़लस्तीनी ये फैसला कर चुके हैं, उन्होंने साबित किया कि वो कोई भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। उन्होंने अपने बच्चों, औरतों और बूढ़ों की कुर्बानियां दी हैं। जिस तरह अभी ये दोबारा सीज़ फायर के ऐलान के बाद ये हमला किया गया है, इसके बाद तो मेरा ख्याल है कि जो तजवीज़ कल शाह साहब की तरफ से भी दी गई, तुर्की ने भी तजवीज़ दी है जो आलमी फोर्स बनाने की, उसको प्रैक्टिकली उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना होगी ताकि मस्जिद अक्सा की हिफाजत की जा सके और फ़लस्तीनियों की हकूक़ की जंग सब मिलकर लड़ें और उनकी हिफाजत करें वहाँ पर। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि यही वो तजवीज़ है जो काबिल अमल है कि कोई मुश्तरका पीस फोर्स, अमन फोर्स आए जो इस इसराइली सहूनी हाथों को रोके जुल्म सितम से और खित्ते में अमन पैदा हो। और तुर्की और पाकिस्तान की इस तजवीज़ को, जिसको मैं कहूँगा कि बहुत सारे मुल्कों ने सराहा है और बहुत सारे मुल्क इसको आगे चल के मज़ीद सराहेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान, तुर्की और दूसरे बड़े मुस्लिम ममालिक मिलकर इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने की भरपूर कोशिश करें। और इसके लिए ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड के ममालिक को भी साथ मिलाया जाए, आयरलैंड जैसे मुल्कों को मिलाया जाए, दूसरे मुल्कों को मिलाया जाए, ताकि दुनिया में इस बात का पैगाम जाए कि अगर आपने अमन चाहते हैं तो अब वहाँ पर कोई बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत और फोर्स आनी ज़रूरी है, वरना यहाँ अमन नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि आप जिस तरह कह रही हैं, मुसलमानों के लिए अब लाजिम हो गया है कि इकट्ठे होकर, यक जुबान होकर इस मसले के हल के लिए पूरी दुनिया पर दबाव डाला जाए। और मस्जिद अल अक्सा के ऊपर कुछ भी होगा, पूरी दुनिया के मुसलमान एक जैसे हैं, ये हमारा किबला अव्वल है। मेरी, आपकी, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि इसकी हिफाजत के लिए कुछ भी करें और अपनी मुआशी या दूसरी मजबूरियों को बालाए ताक रख के, जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब ने कल बेहतरीन तकरीर की है अक़वाम मुत्तहिदा में, CNN को बेहतरीन इंटरव्यू दिया है, इसी तरह की आवाज़ें दूसरे ममालिक के वज़राए ख़ारजा और सरबराहान मुमलिकत की तरफ से आनी ज़रूरी है, ताकि ये पैगाम चला जाए कि अब मुसलमान फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले के हल के बगैर अमन से नहीं बैठेंगे। मुसलमानों के बड़े मसाइल दुनिया को हल करने होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये वक्त आ गया कि मान ममालिक यकजान होकर, एक जुबान होकर ये बताएं इन यहूदियों को कि हमारी जो ताकत है वो बहुत ज़बरदस्त है,
हम अगर मिलकर बात करना चाहें तो आपको घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि अब इसमें नाज़रीन जो फोर्स बनाने की बात की गई है वो तो जाहिर सी बात है, उसको प्रैक्टिकली उस पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि वहाँ पर इसराइल ने जंग बंदी के ऐलान के बावजूद वहाँ फिर से हमला किया है। तो ऐसे में जब किबला अव्वल पर हमला हुआ तो ये किबला दोम पर भी हमला हो सकता है। तो बेहतर ये है कि जालिम के हाथों को वहीं पर रोक दिया जाए, इसका कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए। तो ऐसे में अरब ममालिक को, तमाम मुस्लिम उम्मा को एक साथ उठकर खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे इस्लाम पर हमला है। तो ऐसे में अगर हम खामोश बैठेंगे तो ये हमला फिर हो सकता है। तो इस पर आलमी बरादरी को यकीनन जो मुस्लिम ममालिक ने नोटिस लेना चाहिए, और जैसा कि हमने UN में जाके आवाज़ उठाई है, हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक कि इन मसाइल का भले कश्मीर हो भले फ़लस्तीन हो मुस्तकिल तौर पर हल नहीं निकल जाता। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।